आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब कोलकाता और बदलापुर की घटनाओं में पुलिस की कार्यशैली को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, खाकी वर्दी को लेकर हमारे देश में इतना रोष है, सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है ये तो बहुत लापरवाही हो रही है, ऐसे में भी इस देश के लाखों युवा उसी पुलिस की नौकरी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, सोचिए 48 लाख लोगों को तो सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश की पुलिस में कांस्टेबल बनना है। एक और बड़ा विरोधाभास यह है कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये विश्लेषण शुरू करूं, आपको बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं हमारा ये शो एक पारिवारिक शो है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ये शो देखते हैं, हर रात आप इंतजार करते हैं 9 बजने का, और हम जो खबरें आपके लिए लाते हैं, जो विश्लेषण लाते हैं, वो भी इसी हिसाब से चुनते हैं ताकि आपके परिवार में सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ हो। लेकिन हमारा यह भी मानना है कि अगर आज हमने इस विषय पर आपसे बात नहीं की तो शायद तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए विषय थोड़ा जटिल है। विषय ऐसा है जहां आज भी हमारे देश के परिवार इस विषय के बारे में आपस में बात नहीं करते। लेकिन बात नहीं करते इसका मतलब यह नहीं है कि यह विषय है नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह समस्या नहीं है। यह समस्या आज हर परिवार के बीच में है। आप चाहे इसके बारे में बात ना करें, चाहे आप इसे छुपा कर रखें, लेकिन आपके परिवार में भी, आपके घर में भी यह समस्या जन्म ले चुकी है। इसलिए आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की, पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं, और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितनी बार सर्च किया है, और बहुत सारे लोग पीड़ित डॉक्टर का, उस पीड़ित महिला डॉक्टर का नाम लिखकर इंटरनेट पर उसके रेप का वीडियो खोज रहे हैं। सोचिए, हमारे देश के लोग इंटरनेट पर कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप का वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ उसे इंटरनेट पर खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने कोलकाता फुल स्टोरी वीडियो लिखकर सर्च किया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पीड़ित डॉक्टर की तस्वीर सर्च की, और हमें यह कहते हुए शर्म आ रही है कि कुछ लोग इस पीड़ित महिला डॉक्टर के नाम के साथ पॉर्न वीडियो लिखकर भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। भारत सरकार ने पोर्नोग्राफी से जुड़ी यानी पॉर्न से जुड़ी 800 से ज्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है। इन्हें आप देख नहीं सकते क्योंकि ये वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं, बैंड हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे देश में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले लगभग 90% लोग अपने मोबाइल फोन पर ही पॉर्न वीडियोस देख लेते हैं। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस हमारे देश में देखे जाते हैं। यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि भारत में 18 से 24 वर्ष के 44% युवा अपने मोबाइल फोन पर हफ्ते में कम से कम 2 बार पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं। इसके बाद 25 से 34 वर्ष के 41%, 35 से 44 वर्ष के 6% और 45 से 54 वर्ष के 3% लोग हमारे देश में पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे देश में 18 से 34 साल के जिन युवाओं को नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए, उनमें से ज्यादातर युवा इस समय पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। भारत में पिछले 6 महीने में
गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 84.1% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट सिर्फ 16.6% रहा है। और यहां बात सिर्फ इस 6 महीने की नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस साल के पहले 6 महीने में हमारे देश के लोग क्या खोज रहे थे इंटरनेट पर, वो मैंने आपको बताया। लेकिन पिछले साल और उससे भी पिछले साल हमारे देश में लोगों ने नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को ही सर्च किया था। और इसके अलावा भारत में पॉर्न हब वेबसाइट पर एक यूजर औसतन 8 मिनट 22 सेकंड तक ऑनलाइन रहता है, जबकि असम, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल के लोग इस पॉर्न वेबसाइट पर एक बार क्लिक करने के बाद सबसे ज्यादा 9 मिनट से ज्यादा देर तक एक्टिव रहते हैं। और यह भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। हमने अपनी फिल्मों से अश्लीलता को दूर रखने के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया था और हर फिल्म को आज भी उस सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सेंसर बोर्ड तय करता है कि यह फिल्म हमारे देश के समाज के लिए ठीक है या नहीं, उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें वो कहते हैं कि यह फिल्म एडल्ट होगी, यह फिल्म 13 साल 11 साल के बच्चे इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या इसे पूरा परिवार देख सकता है। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद अश्लील वीडियोस को लेकर हमारे देश में कोई ठोस कानून और दिशा निर्देश नहीं है। ओटीटी पर आपको जो दिखाया जा रहा है उसे लेकर कोई ठोस कानून और दिशा निर्देश नहीं है। और पॉर्न वीडियोस बलात्कार के मामलों में अब एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में बलात्कारों के पीछे क्या पॉर्न वीडियोस का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग इन पॉर्न वीडियोस को देख रहे हैं। कोलकाता की घटना में जिस 33 वर्ष के व्यक्ति ने यह काम किया, उसने ये रेप करने से पहले एक हिंसक पॉर्न वीडियो देखे, मतलब वो हिंसक पॉर्न वीडियोस देख रहा था इस रेप को करने से पहले। और इस आरोपी को भी पॉर्न वीडियोस देखने की लत थी। सीबीआई ने इस आरोपी का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, उसमें भी यही बात पता लगी कि यह आरोपी अंदर से एक जानवर की तरह है, जिसे इस घटना पर ना तो कोई अफसोस है, ना ही अपने किए पर कोई पछतावा है। और ये एक यौन विकृति रखने वाला इंसान है, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम सेक्सुअल परवर्ट कहते हैं। और यहां बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। 2024 चल रहा है, पीछे याद कीजिए वर्ष 2012 में जब दिल्ली में निर्भया के साथ एक चलती बस में गैंगरेप हुआ था। उस समय निर्भया रेप कांड जो था उसने पूरी दुनिया को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब भी उस मामले में दोषियों ने ये गैंग रेप करने से पहले पॉर्न वीडियोस देखे थे, जबकि वर्ष 2018 के देहरादून गैंगरेप मामले में भी सभी आरोपी पॉर्न वीडियोस देखकर आए थे। और इन लड़कों ने जिस लड़की का गैंगरेप किया वो उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी। और ऐसी न जाने और कितनी घटनाएं हैं जिनमें बलात्कार से पहले आरोपियों को पॉर्न वीडियोस देखने की ही लत थी। इसी साल जुलाई के महीने में आंध्र प्रदेश में एक 8 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ और ये गैंगरेप करने वाले तीनों लड़के नाबालिग थे और पॉर्न देखने के एडिक्टेड थे। और उस समय इन लड़कों ने पुलिस को यही बताया कि उन्होंने पॉर्न वीडियोस में जो कुछ देखा वही वो इस बच्ची के साथ करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने उसका गैंगरेप किया। और ये बात बहुत खतरनाक है। वर्ष 2020 में भी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बलात्कार की 220 घटनाएं हुई, जिनमें अधिकांश घटनाओं में आरोपी नाबालिग थे और उन्होंने अश्लील वीडियोस देखने के बाद ही इन घटनाओं को अंजाम दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह विषय असल में कितना गंभीर है। और आज हमारा सरकार से यह आग्रह है कि वो अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना चाहती है तो उसे इन पॉर्न वीडियोस को भी हमारे समाज में वायरस की तरह फैलने से रोकना होगा और समाज को भी ये सोचना होगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। वैसे तो जो मैच्योर्ड डेमोक्रेटिक देश होते हैं, यानी जो परिपक्व लोकतांत्रिक देश होते हैं, जो परिपक्व सोसाइटीज होती हैं, जो परिपक्व समाज होते हैं, वहां पर आप किसी भी तरह के रोक टोक लोगों पर लगा नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसी जीवन शैली जिएंगे, किस धर्म को मानेंगे, हम कैसी शैली जीना चाहते हैं, अपने जीवन की कैसी शैली हम रखेंगे और हम क्या देखना चाहते हैं, इस पर हमें कोई आदेश नहीं चाहिए। इसमें हमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हम बड़े हैं, हम वयस्क हैं, हम एडल्ट हैं,
अगर हमें यह पता है कि किसे वोट डालना है तो हमें यह भी पता है कि अपने मोबाइल फोन पर क्या देखना है। और बहुत सारे देश इसका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि हम आपको पूरी इजाजत देते हैं कि आपको क्या खाना पीना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, आप देखिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, हमारा समाज अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोगों को यह देखने की आजादी पूरी तरह से दे दी जाए, क्योंकि हमारा समाज अभी उतना परिपक्व नहीं है और इसीलिए हमारे समाज में बड़ी संख्या में लोग, उनके पैर अभी फिसल रहे हैं और ये आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। इसलिए आपको आज ये सोचना होगा कि अगर आप एक ऐसे टैक्सी में बैठते हैं, एक महिला एक टैक्सी में बैठती है, एक कैब में बैठती है और कैब में बैठने से पहले अगर कैब का ड्राइवर पॉर्न वीडियोस देख रहा है तो क्या होगा। अगर आप एक ई रिक्शा में जाते हैं, अगर आप एक रिक्शा लेते हैं, अगर आप एक बस में जा रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और वहां भी आपके साथ बैठने वाले लोग आपसे मिलने से पहले पॉर्न वीडियोस देख रहे थे, तो आप क्या करेंगे। आपके घर में जो आपके आसपास स्टाफ काम करता है, अगर वो ये काम कर रहा है तो सोचिए, आजकल आपने जितने भी ये मामले देखे होंगे, डॉक्टर ऑन ड्यूटी अस्पताल में वो सेफ नहीं है, स्कूल में अगर आप बच्चियों को भेजें वो सेफ नहीं है, कॉलेज में बच्चियों को भेजें वो सेफ नहीं है, अगर आप उन्हें बस में भेजें, ट्रेन में भेजें, अगर आप उन्हें बाजार भेजें, कहीं भी सेफ नहीं है। इसका कोई ना कोई उपाय हमें सोचना होगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या कोलकाता के मामले में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के तार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं। क्या ममता बनर्जी उन्हें पीछे से समर्थन देती थी। ये आरोप लगातार उसी दिन से लग रहे हैं कि डॉक्टर संदीप घोष जो हैं, उन्हें सरकार की बैकिंग हासिल है, उन्हें सरकार का समर्थन कहीं ना कहीं हासिल है। आज मैं अपने साथ एक चिट्ठी लेकर आया हूं और यह चिट्ठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी है 30 जून 2022 की और इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2022 में डॉक्टर संदीप घोष को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी। और डॉक्टर संदीप घोष वही शख्स हैं जिन्हें इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर एक दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। और यह मेहरबानी इस प्रिंसिपल पर शायद इसीलिए हुई क्योंकि ममता बनर्जी इन्हें काफी पसंद करती हैं और इस चिट्ठी को पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि इस प्रिंसिपल को सीधे मुख्यमंत्री तक इनकी पहुंच थी। और सोचिए, जब मुख्यमंत्री तक आपकी पहुंच हो तो कोलकाता पुलिस आपका क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए आज ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। कितनी बार आपने ऐसा सुना है कि किसी बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को खुद उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उन्हें चिट्ठी लिखे। मैं पढ़कर आपको बता देता हूं, देखिए क्या लिखा है। डियर प्रोफेसर घोष, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स एंड बेस्ट विशेज ऑन योर बर्थडे। मे यू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स and may your life be blessed with more happiness, success and good health in the days ahead. I also wish your family members all the best. With regards, yours sincerely, Mamta Banerjee. तो कितने किस्मत वाले हैं कि उनके जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन्हें चिट्ठी लिखती हैं और कहती हैं कि मेरी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर, और वो ये प्रार्थना कर रही हैं उनके जन्मदिन पर कि उनके सारे सपने पूरे हो जाएं। क्या यही सपना था डॉक्टर घोष का जो उनके अस्पताल में हो रहा था? क्या वो यही करना चाहते थे? आज बड़ा सवाल ये है।